जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है जीके जी टारगेट में। आज आप लोग का दोस्तों सीटेट 2020 का PYQ क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें दोस्तों परीक्षा तिथि हुआ था 31 जनवरी 2021 में। 31 जनवरी 2021 में परीक्षा घोषित हुआ। इसमें हम क्लास 6 to 8 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसमें आप लोग को हम CDP का टॉप 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो PYQ होगा, टोटल ओरिजिनल क्वेश्चन। आप लोग एग्जाम है जिसमें पेपर 1 पेपर 2 के लिए दोनों के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। लेकिन ऐसे पेपर 2 के लिए ही क्वेश्चन है कौन तो बता दिए। तो सीटेट 2020 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें हम आप लोग को टॉप 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए में है विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, वो अपने मनोभाव और अभिप्रेरण को सुव्यवस्था कर पाए। ऑप्शन बी में कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी में विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यताओं के आधारभूत समूह बनाना चाहिए। ऑप्शन सी में का विद्यार्थियों के संवाद और परिचर्चा और प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे परिक्षेप करने की सशक्ति हो। ऑप्शन 4 में कह रहा है दोस्तों कि कक्षा में विभिन्नता और उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपना जाए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है, क्योंकि विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, वो अपने मनोभाव और अभिप्रेरण की सुव्यवस्था कर पाए। मतलब कोई भी विद्यार्थी अपने मन से पढ़े, मन भाव से और अंतर मोटिवेशन से। तीसरा पॉइंट भी कहता है विद्यार्थियों को संवाद और परिचय को प्रोत्साहित करना चाहिए और बहुप्रेक्ष करने में सशक्त हो कह रहा है दोस्तों। अब एक्सप्लेनेशन है दोस्तों कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को निम्न कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए टीचर को दोस्तों? विद्यार्थी की सहायता करनी चाहिए, वो अपने मन भाव और अभिप्रेरण को सुव्यवस्था कर पाए। विद्यार्थियों के संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुपरिक्षेप करने में सशक्त हो सके। कक्षा में विविधता को स्वीकार करके शिक्षण की सर्वभूमिका लचीली प्रणाली को अपनाना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि विद्यार्थियों के अधिगम में आने वाली कठिनाइयों का निदान करके उनका समुचित उपचार करना चाहिए। विद्यार्थियों की योग्यता, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार अधिगम परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली नहीं है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली नहीं है, पूछ रहा है, जो नहीं है। तो ऑप्शन ए में पूछ रहा है विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरण और शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी में कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों के एक दूसरे के समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी में कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। ऑप्शन 4 में कह रहा है अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना, जिसमें अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। तो चारों ऑप्शन हम पढ़ देंगे दोस्तों। आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो नहीं कहना चाहिए, टीचर को ये नहीं कहना चाहिए। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रतिकूल परिस्थिति में वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं से संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी नहीं कहना चाहिए। तो यही नहीं कहना चाहिए कि बाहर में अध्यापक को उन पर ध्यान देना नहीं पड़ेगा, इसमें नहीं कहना चाहिए, ट्यूशन लगा दीजिए। कह रहा है एक्सप्लेनेशन, प्रतिकूल परिस्थितियों में वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित पद्धति अपनाना चाहिए। पहला कह रहा है कि विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को अभिप्रेरित करना चाहिए और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। सही बात है, अभिप्रेरित करना चाहिए स्टूडेंट को ताकि शिक्षण सहायता उपलब्ध हो सके।
कार्यकलाप के लिए सहयोगी बनाना चाहिए और विद्यार्थियों को एक दूसरे के समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। कहना चाहिए शिक्षक को कि एक दूसरा साथ मिलकर प्रोत्साहित करो, आगे बढ़ो। अधिगमकर्ताओं के बातचीत करने के लिए आवश्यकताओं और उनके सम्मुख चुनौतियों को समझने में प्रयास करना चाहिए। पास इनके चुनौतियों को समझना और प्रयास करना चाहिए शिक्षक को। नहीं कि ट्यूशन लगा दीजिए। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना, जिससे अध्यापक उन पर अधिक ध्यान न देना। यह पढ़े प्रतिकूल परिस्थितियों वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये बात नहीं कहना चाहिए शिक्षक को। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर, बच्चों के अधिगम में शारीरिक, स्वस्थ और संवेगिक अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए का कोई आपसी सम्मत नहीं है, भूमि नगण्य है, कोई प्रभाव नहीं होता है, महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों कह रहा है बच्चों का अधिगम में शारीरिक, स्वस्थ और संवेगात्मक अवस्था होता है। यह एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका। बच्चों के अधिगम में शारीरिक, स्वस्थ और संवेगिक अवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और परिपक्व बालक में अधिगम की रुचि लेते हैं, जिसमें किसी भी कार्य को शीघ्रता से अधिगम कर लेते हैं। मतलब आदमी जब बच्चा स्वस्थ रहेगा तो जल्दी कुछ सीख ले। इसके विपरीत कमजोर और बीमार अप्रयुक्त बालक अधिगम प्रक्रिया में कठिनाई अनुभव करते हैं। इसी प्रकार के उच्च संवेगिक दशा भी बालक को सोचने, समझने और तर्क करने जैसी मानसिक योग्यताओं को लोप हो जाता है, जिससे नकारात्मक प्रभाव उस पर अधिगम पड़ता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए। भयमय या सुविधा, प्रतिस्पर्धी, असुसंदेह, सहयोगी, अपठन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सहयोगी। कार्य कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए क्या होना चाहिए? सहयोगात्मक वातावरण की रचना चाहिए, बजाय में प्रतिस्पर्धी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगी वातावरण की रचना करनी चाहिए, बजाय प्रतिस्पर्धी वातावरण के। सहयोगी वातावरण में बच्चे अपनी समकक्षीय समूह के साथ सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करता है। अर्थात सहयोगी वातावरण में बच्चे अपने अध्यापक और साथियों के साथ बातचीत, संवाद और चर्चा परिचय के द्वारा सीखते हैं, एक दूसरे से सीखने में सहायता करते हैं, जबकि प्रतिस्पर्धी वातावरण के नकारात्मक होने की संभावना बन रहती है, जिससे बच्चों की एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगती है और वह अनुचित साधनों के द्वारा सफलता प्राप्त करने का प्रयास करने लगते हैं। इसीलिए एक शिक्षक को कक्षा में हमेशा सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण करना चाहिए दोस्तों शिक्षक को। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली, मतलब सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए, वे कार्य देने से बहुत सरल हो, मतलब वे कार्य देना जो कि बहुत सरल है, प्रतियोगी के लिए बहुत अवसर उत्पन्न करना, पाठ उपलब्ध कराना, विशेष जब विद्यार्थी नया कौशल सीख रहे हैं, सीखने से ज़्यादा कार्य पूरा करने में बल देना। तो ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी नई कौशल सीख रहा है, मतलब कोई सहायता कब देना? जब कोई वस्तु, मतलब कोई नई चीज़ सीख रहा है विद्यार्थी, तब है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन जिससे लंबा होता है दोस्तों, मैं जरूर एक बार सुन लीजिएगा तो बहुत हेल्पफुल होगा। विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए सबसे प्रभावशाली पद्धति है पड़ाव उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हैं। यह पड़ाव तत्परता एक ऐसी तकनीकी है जो विद्यार्थियों को सीखने की सहायता करती है। पड़ाव ढांचा निर्माण में शिक्षक विद्यार्थियों को वर्तमान निष्पादन के अनुसार सहायता उपलब्ध कराता है, जैसे कि यदि कोई नई तरह की समस्या तो अधिक सहायता उपलब्ध कराना पड़ता है, परंतु जैसे जैसे विद्यार्थी की क्षमता और कार्य अभ्यास बढ़ता है या बढ़ता जाता है, उस सहायता के स्तर कम होता जाता है। इसी प्रकार की सहायता से विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित होता है। 6 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो बच्चों के आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रिय पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण की लालसा होती है। ऑप्शन बी में कह रहा है, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं।
बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं सिद्धांत की रचना करते हैं। बच्चे अप्रत्यय या स्वयं नहीं है सोच सकते हैं यदि अध्यापक मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराता है। बात सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। बच्चे अप्रिय में स्वयं नहीं सोच सकते हैं जब तक अध्यापक उसे मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है तो। बच्चे प्रेत्यों के स्वयं नहीं सोच सकते हैं, अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। यह कथन बच्चों की चिंतन के विषय में सही नहीं है क्योंकि उसमें सक्रिय अन्वेषण और उन्हें नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, इसीलिए अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सकृत पूर्वक सोचते हैं, उनमें अन्वेषण, छानबीन या लालच होता है। बच्चे आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। वे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांत की रचना कर लेते हैं। बात सही है दोस्तों बच्चा। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अधिगम और प्रक्रिया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हुआ, जटिल और सक्रिय होता है। अधिगम और प्रक्रिया है जटिल और क्या होता है, सक्रिय होता है। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया इसलिए माना जाता है क्योंकि यह केवल अभ्यास, अनुभूति, अपरीक्षण, शिक्षण, अनुभव आदि के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाली अस्थायी परिवर्तन है, जबकि बीमारी, परिकवन, क्रोध, भय या कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है, किंतु इसके कारण में होने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं माना जाता है। इसी प्रकार अधिगम गर्भ अवस्था से मृत्यु पर्याप्त सतत से चलता है तथा दूसरी और अधिगम के वंशानुक्रम वातावरण से भी प्रभावित होता है। इन्हीं सब कारणों के वजह से अधिगम को एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है। अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया इसलिए माना जाता है क्योंकि अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। कोई अधिगमकर्ता निष्क्रिय रहकर अधिगम कार्य नहीं कर सकता है। ये सक्रिय रहने का अर्थ शारीरिक मानसिक दोनों ही होना चाहिए, शारीरिक भी होना चाहिए, मानसिक सक्रिय होना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन, अपनी कक्षा में अल्पपूर्ण अधिगम को सुसंध बनाने के लिए अध्यापक को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता चाहिए। समझना, अनदेखा करना, टालना और बचे तो क्या करना चाहिए दोस्तों, समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए। अपनी कक्षा में अल्पपूर्ण अधिगम को सुसंध बनाने के लिए अध्यापक को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में कक्षा में विविधता को स्वीकार करते हैं, इसे एक संसाधन के रूप में देखते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षण के कार्य करते समय एक अध्यापक को कक्षा में आने वाली विविध पृष्ठभूमि को बच्चों के लिए दिव्यांग बच्चों, भाषाई विविधता वाले बच्चों को, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बच्चों को समझना चाहिए। ऐसी अधिगम परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए जिससे सभी बच्चों को अपनी अभी क्षमता और योग्यता के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। 9 नंबर, एक कक्षा में अध्यापक अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन की विधियों का विद्यार्थियों को व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार परिवर्तित करती है। ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी, अध्यापक केंद्रित, प्रगतिशील। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, प्रगतिशील। क्योंकि कक्षा में अध्यापक अपने शिक्षा शास्त्र का आकलन कैसे कर सकता है, तो प्रगतिशील के माध्यम से दोस्तों। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक अपनी शिक्षा शास्त्र का आकलन की विधि विद्यार्थियों को व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार परिवर्तित करते हैं। प्रगतिशील कक्षा में विविधता को स्वीकार करती है, विद्यार्थियों को योग्यता, क्षमता और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा व्यवस्था को बदलने पर बल देती है। प्रगतिशील शिक्षा पर मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत का पालन करती है और व्यक्तिगत भिन्नता के स्वीकार करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। जब विद्यालय जाता है तो असफल होने का क्या कारण है दोस्तों, साबित करता है कि बच्चों को आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय में निकाल देना चाहिए। बात गलत है। सूचित करता है कि अभिभावकों अपने बच्चों को अधिगम में असहायता करने में समर्थ नहीं। ऑप्शन सी में कह रहा है कि प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम की समर्थ नहीं। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं की रुचि पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचि में पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। जो विद्यालय है उसे बच्चा में कमी नहीं है, क्या सिस्टम में कमी है। अच्छा, तो सही है। बच्चों का विद्यालय में असफल होना निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचि को पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा यह स्वीकार करता है कि सभी बच्चों व्यक्तिगत भिन्नता होती है, सभी अलग अलग बच्चे होते हैं और ये अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अधिगम में सक्षम होते हैं। इसीलिए यदि उचित अधिगम परिस्थिति का निर्माण किया जाए तो सभी बच्चे सीख सकते हैं और यही कारण है कि विद्यालय में जब बच्चे असफल होते हैं तो माना जाता है कि विद्यालय की व्यवस्था असफल है, बच्चा नहीं। सुधार करने के लिए आवश्यकता। 11 नंबर क्वेश्चन, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है? बच्चों को ध्यान भंग हो जाता है और यह प्रभावशाली शैक्षिक व्यक्ति नहीं है, बात गलत। बच्चों में प्रतिस्पर्ध प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में रुकावट पैदा होता है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि बच्चों में स्वयं चिंता प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ऑप्शन डी में कह रहा है कि बच्चों में भयभीति उत्पन्न हो सकता है और उन पर अधिगम हस्तक्षेप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। बच्चे स्वयं में चिंतित प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप में उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। समूह में एक दूसरे को पढ़ने में सहायता करने में बच्चों को स्वयं की चिंता प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप में उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। जब बच्चे एक दूसरे से चर्चा, परिचर्चा, संवाद और वाद विवाद बातचीत करते हैं तो एक दूसरे के विचार, भावनाओं और मनोवृत्तियों आदि से परिचित होते हैं जो उन्हें सोचने, समझने और खोज करने में प्रेरित करता है। इससे उनका अधिगम अस्थायी और उसमें रचनात्मक विकास होता है। क्या रचनात्मक विकास होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में समाजीकरण में विद्यालय क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी द्वितीय कारक है दोस्तों। कौन सा द्वितीय कारक है? बच्चों में सामाजिकरण में विद्यालय द्वितीय कारक है जबकि परिवार प्राथमिक कारक है। विद्यालय समाज में लघु रूप से होता है जिसमें विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्रियाकलापों में जैसे सहयोग, परोपकार, अभिवादन, बड़े को आदर करना, इसमें क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होती है। कौन कहा था? हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइटोस्की। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, जीन पियाजे कहा था। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होते हैं। पियाजे का मानना है कि बच्चों की वास्तविक रूप से चिंतन करने, उनकी खोज करने और उसके बारे में समझने में उसके बारे में सूचनाओं को एकत्रित करने की क्षमता परिपक्वता के स्तर पर अनुभव की परिपक्व अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। इससे पता चलता है कि चिंतन की परिपक्वता और अनुभव के पारस्परिक अंतःक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चूंकि बालक के परिपक्वता स्तर और अनुभव वयस्क के परिपक्वता स्तर पर अनुभव से अलग होता है, इसीलिए इन दोनों का चिंतन भी गुणात्मक रूप से अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है, सब अलग। 14 नंबर क्वेश्चन, विकास के विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्था समूह के अवस्थाओं में पूर्ण निश्चित अनुवांशिक घटकों का कारण होता है। विकास सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। बच्चों का विकास में बहुत सी संस्कृति विविध होता है। बात सही है। बच्चों में जो होता है विकास में बहुत सी संस्कृति विविधि होते हैं। बात सही है, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों के विकास में बहुत सी संस्कृति विविधता होती है। वंशज ग्रुप और पर्यावरण के बीच में अंतःक्रिया कारण बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता उत्पन्न होती है। यह व्यक्तिगत भिन्नता बच्चों द्वारा धरती, जीन और पर्यावरण परिस्थिति जैसे कि भोजन, चिकित्सक और सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों और आर्थिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक परिस्थिति, शिक्षण अवसरों के कारण उत्पन्न होती है। इसीलिए प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य बाल अवस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पेशीय कौशल समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। ऑप्शन बी
वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। ऑप्शन सी, प्रत्यात्मक खेल का उभरना। ऑप्शन डी, तर्कसंगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से अमूर्त हैं। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तर्कसंगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं। क्या है? मूर्त हैं। मध्य बाल अवस्था में अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह है। पियाजे के अनुसार मध्य बाल अवस्था 7 से 11 या 12 वर्ष तक होती है, जिन्होंने मूर्त सक्रियात्मक अवस्था माना गया। मूर्त मतलब देख सकते हैं। इस अवस्था में बालक मूर्त रूप से सोचने, तर्क करने और संरक्षण विलोपनीय गुण विकास हो जाता है। वह वस्तु के गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, उनका श्रेणीक्रम कर सकते हैं या संबंधित स्थापित हो सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था होता है। संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्ध करने में सक्षम नहीं हो। प्रक्रियात्मक सांकेतिक खेलों में भंग लेने में प्रारंभ करें। ऑप्शन सी, परिकल्पित अनिगात्मक तर्क और प्रतिज्ञात्मक चिंतन करने में समर्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगात्मक तर्क और प्रतिज्ञात चिंतन करने के समर्थ होते हैं। पियाजे के अनुसार अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था की चौथी प्रमुख अवस्था है, जो लगभग 11 वर्ष से प्रारंभ होती है या वयस्क अवस्था तक चलती है। इस अवस्था में बालक का चिंतन अधिक अमूर्त होता है, अधिक क्रमबद्ध होता है, लचीला होता है, तार्किक होता है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में वैज्ञानिक की तरह तार्किक सोच रखते हैं। निगात्मक परिकल्पना तर्क का प्रयोग समस्या का हल करने में करते हैं, अर्थात समस्याओं को संभावित उत्तरों में परीक्षण करके बेहतर संभावित उत्तरों को निष्कर्ष के रूप में खोजते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, लोरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियात्मक पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। यांत्रिक उद्देश्य अभिन्यास, सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत का अभिन्यास। सी में हो जाएगा दंड आज्ञा पालन और चौथा में हो जाएगा डी, सामाजिक क्रिया व्यवस्था अभिन्यास। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास में अवस्था में व्यक्ति यह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियात्मक पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग के सुरक्षित सामाजिक वर्ग में व्यवस्था विन्यास परंपरागत नैतिक स्तर का दूसरा सोपान है। यह सोपान स्तर बच्चों का नैतिक निर्णय सामाजिक व्यवस्था के नियमों का, रीति रिवाजों का नियंत्रित करता है। इसे सोपान में बालक क्रियात्मक समाज के बनाए रखने में महत्व को सीखते हैं, अर्थात यह समझता है कि समाज न्याय नियम कानून बनाए रखता है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति कर्तव्य है। 18 नंबर क्वेश्चन, बाल अवस्था की अवधि में विकास है या केवल परिणात्मक परिवर्तन है। यह अनियमित और असंबद्ध धीमी गति से होता है और मापा नहीं जा सकता है। ये बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुस्तरीय होता है, मिश्रित होते हैं। बहुस्तरीय और मिश्रित। बाल अवस्था में विकास बहुस्तरीय मिश्रित होते हैं। समान तौर पर बाल अवस्था की अवधि 6 से 12 वर्ष तक आयु को माना जाता है। इस अवस्था में बालक अनेक परिवर्तन होते हैं। शिक्षा का आरंभ इसी आयु से होता है, इसीलिए शिक्षा शास्त्र ने इसे प्रारंभिक विद्यालय आयु कहा है। इस अवस्था में समूह मतलब गैंग एज या चुस्ती का आयु स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इस प्रकार देखा जाता है बाल अवस्था में अवधि में विभिन्न विकास विभिन्न शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आपस में अंतर्गत संबंधित होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्तियों को समान समझ पर पहुंचाते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्य द्वारा निर्धारित विधि में कार्य करते हैं। ऑप्शन सी में है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क अधिक कौशल वाले समकक्षों में सहायता में बच्चों के ऊपर आने वाला प्रदर्शन का मध्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र
प्रदर्शन और वयस्क के अधिक कौशल वाले समकक्षों में सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य के क्षेत्र में निकटतम विकास का क्षेत्र कहा जाता है। दूसरे शब्द में बच्चों को कर सकता है कि बच्चा जो करने में सक्षम रखता है उसके बीच क्षेत्रों को संभावित विकास क्षेत्र या निकटतम कहते हैं। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। चित्र के माध्यम से समझाया गया। ये देखिए, बच्चा बिना मदद के कर सकता है, ये संभावित विकास का क्षेत्र है। बच्चा किसी भी सहायता से भी कर सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चा की समझ की जानकारी देता है और अध्यापक को अपनी शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक करता है। ऑप्शन नंबर बी, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं में मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापक अपनी शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होते हैं। दूसरे शब्द में मूल्यांकन के द्वारा अधिगम में अपने आने वाली कठिनाइयों को पता लगाया जा सकता है, फिर समुचित उपचारात्मक शिक्षण द्वारा कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। दूसरी ओर से यदि अध्यापक अपने शिक्षण राजनीतिक अधिगमकर्ताओं के अधिगम को प्रभावित नहीं है तो मूल्यांकन द्वारा उसका भी पता लगाकर उसमें भी सुधार किया जा सकता है। हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ बुद्धि के प्रकार और अंतरफलन के अनुसार सही किया है? भाषाएं बुद्धि हो जाएगा। भाषाएं बुद्धि मूर्ति कार्य नहीं। शारीरिक गति नियंत्रण एक खिलाड़ी सही है। स्थानिक मनोविज्ञान नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। हार्वर्ड गार्डन बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के सही मिलान कीजिए। भाषाएं बुद्धि जो अच्छा वक्ता और कवि हो सकता है। शारीरिक गति संवेदना नृत्य के हो जाएगा। खिलाड़ी शल्य चिकित्सक धावक और अभिनेता। तीसरा है स्थानिक बुद्धि विमान हो जाएगा। चालक नाविक मूर्तिकार चित्रकार वस्तुकार। अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि दार्शनिक हो जाएगा। अधिगमक नेता हो जाएगा। तार्किक गणितीय बुद्धि तर्क करने वाला गणितीय समस्या को समाधान करने वाला। और संगीतीय बुद्धि गायक संगीतकार वादक हो जाएगा। सातवां बुद्धि अंतः व्यक्तिगत बुद्धि मनोवैज्ञानिक परामर्श राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता धार्मिक नेता। प्रकृति बुद्धि शिकारी किसान पर्यटक वनस्पति ये सब हो जाएगा। 22 नंबर लेव बायतोस्की के अनुसार बच्चों संज्ञानात्मक विकास के चरणों में होते हैं। स्कीम परिपक्व में ये सब विनय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण है। बच्चों को भाषा में अधिग्रहण यंत्र में द्वारा सिखाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों को संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। लेव बायतोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एवं चिंतन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके अनुसार बालक अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, सिर्फ संप्रेषण के लिए नहीं। इनका मत है कि कोई भी मानसिक कार्य करने से पहले बालक का बाहरी समाज से संवाद होना आवश्यक है। बाहरी दुनिया से बात करने के लिए भाषा को सीखना आवश्यक है। बालक जैसे ही भाषा सीखता है वह भीतरी संभाषण प्रारंभ कर देता है और धीरे धीरे सभी बालक अपने अंदर आत्म वार्तालाप का आदत बना लेता है। यह वार्तालाप आगे जाकर अपना चिंतन बनकर सामने आता है। 22 नंबर क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला
अब प्रत्येक बच्चा व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों सर्वांगीण विकास पर जोर देते हैं, जिसके लिए बालक मनोवैज्ञानिक भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। बाल मनोवैज्ञानिक अंतर्गत बालक का आवश्यकताओं को रुचि, मनोवृत्ति, योग्यता आदि क्षमताओं आदि का अध्ययन किया जाता है। चूंकि बाल केंद्रित शिक्षा पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए एक अध्यापक बाल मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत, उनकी प्रक्रियाओं का, उनका शिक्षण योगदान आदि का ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसके अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है। 24 नंबर क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चा संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ले बाय तो उसकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में सभी लिंग में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास का विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सा है? तो एक ही लिंग के योग्यताओं समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श का प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, लिंग को जैविक अंतरापेक्षा उपेक्षा करना, जिन्हें अस्वीकार करना, समाज में चित्रित लिंग और भूमिकाओं को प्रबल करना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। कक्षा में सभी लिंगों को जेंडर रूढ़िवादी को कम करने और विकास के विस्तार को संभावना बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावशाली पद्धति है क्रियाकलाप को ये मिश्रित लिंग समूह को बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। दूसरे शब्द में विभिन्न लैंगिक विविधता को रखने वाले बच्चों को समूह में क्रियाकलाप देना चाहिए। लैंगिक मुद्दे को विचार विमर्श करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उसमें लैंगिक रूढ़िवादी कम हो और सहयोगात्मक भावना का विकास हो। अध्यापक को कक्षा में बहुभाषित को समझना चाहिए। एक समस्या, एक व्यवस्थित समय, एक गुण और एक रुकावट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक गुण और एक साधन। एक गुण और एक साधन दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन, प्रभावशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार के संबोधित किया जा सकता है? प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराना, रटने पर आधारित परीक्षा देना, चुनौतीपूर्ण कार्यों को निराश और करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चुनौतीपूर्ण कार्य और निराशात्मक दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। चुनौतीपूर्ण और निराशात्मक दूर को करने के लिए क्रियाकलाप देकर प्रभावशाली सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित किया जा सकता है। प्रभावशाली और सृजनात्मक बच्चे सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक योग्यता और क्षमता वाले होते हैं, इसीलिए इनको सामान्य कक्षा शिक्षण निरस्त लगते हैं। ऐसे परिस्थितियों में शिक्षण के लिए चाहिए प्रभावशाली और सृजनात्मक बच्चों के लिए थोड़ा कठिन समस्या उपलब्ध कराए, ताकि चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो और गलत दिशा में उनकी क्षमता दुरुपयोग ना हो। 28 नंबर क्वेश्चन, पठन वैकल्पिक बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए, उन्हें पढ़ने और लिखने में कौशल की विश्लेषण से। पठन वैकल्पिक बच्चों की पहचान उन्हें पढ़ने लिखने की कौशल की विशेषता की जा सकती है। पठन वैकल्पिक बच्चों में जिन्हें पढ़ने और लिखने की समस्या होती है, ऐसे बच्चों को अक्षर, वाक्य और तत्व में नहीं बन सकते हैं और इसे उल्टा लिखते हैं। 29 नंबर, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर बी नहीं है। छोटी मुद्रा वाले कार सीट नहीं है, बाकी सब सही। बोलती पुस्तक भी है, स्पर्श सूचना पाठी भी है, ये भी सही है। बड़े आकार वाले मुद्रित पुस्तक भी सही है। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए छोटी सी मुद्रा वाली कार सीट नहीं मानी चाहिए। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित क्या क्या? बोलती पुस्तक, स्पर्श सूचना पाठ, बड़े आकार वाले मुद्रित पुस्तक, त्रिविमीय नक्शे वाली चार्ट, बोलने वाली उपकरण, आवाज रिकॉर्ड करने वाले टेक्निक कैलकुलेटर। लास्ट नंबर पर समावेशी शिक्षा में पीछे अंतर्वृत्ति होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, दार्शनिक सभी बच्चों के लिए नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने के लिए अधिकार है। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्गत विचार है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय समान शिक्षा पाने का अधिकार है। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट और समान दोनों प्रकार के बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर देती है। समावेशी शिक्षा में अनुसार विद्यालय व्यवस्था सुधारने के लिए बल देती है।
देखिए दोस्तों, कंप्लीट हम आप लोग को 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, जिसमें CDP में हम बता दिए हैं कि प्रीवियस ईयर है, PYQ है दोस्तों 2020 में, सीटेट 2020 का है, ओरिजिनल क्वेश्चन है जो 31 जनवरी 2021 में परीक्षा हुआ था। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। आजादी ने 35 मिनट में करा दिए कंप्लीट।